नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे युवा लेखिका कंचन सिंह चौहान जी की कहानी मुक्ति। कंचन सिंह चौहान ने 75% विकलांग होने के बावजूद कभी विकलांगता से हार नहीं मानी और अपनी व्हील चेयर को पंख बनाकर हौसले और जिजीविषा को नई परिभाषा देती आ रही हैं। तो आइए सुनते हैं कहानी मुक्ति। जब पता चली गया कि बस 2-4 सांस बची हैं, तब दुनिया का दिखाए के लिए आई हैं महारानी। किसी औरत की आवाज मेरे कान में पड़ी। मेहरारू चाहे जितना मन कठोर कैले, लेकिन जब ई लगत है कि अब सिंगार उतर जाई, तब परेशान हो जात है। किसी बुजुर्ग की एक और आवाज मेरे कान में आई। यूं इन सब बातों का मेरे यहाँ होने से कोई संबंध नहीं था। ना तो मैं लोक लाज के कारण यहाँ आई थी और ना ही किसी श्रृंगार उतर जाने के दुख से। सामने पड़ा व्यक्ति, जिसे लोग मेरा पति कहते हैं, उसके प्रति किसी लगाव, श्रद्धा या पतिव्रत धर्म का पालन करने भी नहीं आई थी मैं। बस मानवता से मुंह नहीं चुरा सकी, इसलिए आना पड़ा। सुना था कि घाव में कीड़े पड़ गए हैं और बदबू इतनी आती थी कि लोग इर्द गिर्द रहना भी नहीं चाह रहे थे इस व्यक्ति के। एक हफ्ते में जब घाव साफ करके दवाइयां देकर इस कमरे को, जिसे कभी मड़हिला कहा जाता था, उसकी सफाई करके संजीव का भेजा रूम फ्रेशनर छिड़ककर अगरबत्ती धूप सुलगाकर लोगों के आने और बैठने लायक जगह बना दी है, तो अब यह सब भाषा तो निकलेगी ही उनकी। खैर, लोगों की दोगली भाषा और दोगले व्यवहार से तो जाने कब से फर्क पड़ना बंद हो गया है। सारिका के कहने से कोई कंपाउंडर आकर ड्रिप लगा गया है। कुछ दिन से वह शख्स सन्निपात की स्थिति में है। कभी मेरा नाम लेकर गालियां देता है और कभी माफी मांगने लगता है। न तो उसकी माफी से मुझे संतुष्टि मिलती है, ना ही गालियों से घृणा होती है। निर्वेद सी मैं बस अपनी जीवन यात्रा के अलग अलग पायदानों पर रुकती परखती रहती हूँ आजकल। जाने कौन कौन याद आता है, कब कब के भूले बिसरे लोग, स्मृति में बसे धुंधले चेहरे, क्षीण रेखा चित्र से। अम्मा, बड़की अम्मा, दादी, बड़के बाबूजी, पिताजी। अच्छा, तो क्या इतने सारे रिश्ते थे मेरी जिंदगी में? सच यकीन तो नहीं होता। आश्चर्य सा होता है उन दिनों पर, जब ये सारे रिश्ते थे इर्द गिर्द, जब मैं भी अल्हड़ हुआ करती थी। कितनी कम अवधि थी उस अल्हड़ जीवन की, लेकिन कितनी सुखमय थी। माँ बथुआ तोड़ने का आदेश देती और मैं अपने खेत से दीनू चाचा के खेत तक दौड़ आती। बथुआ, पालक, सोया, मेथी, जो जो जहां जहां मिलता, आसरे काका की सीख, कुसुमा काकी की फटकार समेत आधा सड़क पर बिखेरती, आधा अपनी चुन्नी में समेटती बटोर लाती। दालान से आंगन तक पहुंचती तो बड़की अम्मा के चेहरे पर गुस्सा और चिंता दोनों झलक रहे होते। अरे कपड़ा संभाल मलिच्छिन, यह कहती हुई वे सर पर हाथ धरकर दादी को देखती हुई कहती, 12 की पूरी हुई के 13वां लागी है यह साल, लेकिन बुद्धि ना ही आई अब तक। मैं ठुनकती हुई दादी की खटिया पर जा बैठती, क्योंकि वही मेरी सुरक्षित शरण स्थली थी। दादी के बगल में बैठकर जब मैं उनकी तरफ शिकायत भरे लहजे में देखती, तो वे तुरंत मुझे घसीटकर अपनी सफेद एकलाई धोती में छिपा लेती। अरे जाए देव, अबहिन से का आपकी लकील के रट लगाती हो तुम सब जनी। ससुरे में जाके तो वैसे सब अक्कल आ जानी है। बाद में तो सब बिटियन का भाग एक कै कलम से लिखा जात है। जब तक हिया है तब तक तो लड़कपन रह देव। यह कहती हुई दादी धीरे से मुस्कुराकर बात का रुख मोड़ने की गरज से कहती, जब ब्याह कई के आई रहू तब कितना कपड़ा संभाल पावत रहू। हमारी बात छोड़ दो अम्मा जी, 11 में लगे थे तो आपके घर आ गए थे, और उसी उम्र से कूटने पीसने से लेकर गिरहस्ती का सारा काम हमारे सिर पर छोड़ दी थी आप। और इसी के साथ झुंझलाहट बढ़ जाती बड़की अम्मा की। हमें क्या करना है, ऐसे रहें तो अपने भुगतेंगी। इतना कहकर बड़की अम्मा काम करने लगती और मैं दादी की खटिया पर पड़ी ओढ़नी चादर से मुंह ढांककर ऐसे पड़ जाती जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। माँ जब खाना परोसकर बुलाती तो धीरे से समझाती,
काहे रे, काहे हमें सबसे बोली सुनवावत है। तोरी उम्र की संतिया आधा काम संभालत है गिरहस्ती का। मैं तुनक कर खाना छोड़ देती। शुरू हो गई बड़की अम्मा की नाई। माँ फटाक से हाथ पकड़ लेती कि कहीं खाना खाए बिना भाग न जाऊं। अरे तो बड़की अम्मा कोई दुश्मन है का तोरी? तोरी भलाई के लिए कहती हैं। अच्छा खाना ना छोड़, अन्न का निरादर नहीं करना चाहिए। ई देख कितना बढ़िया परवर भूंजे हैं तुम्हारे खातिर। फिर ढेरों मान मनावन के बाद मैं खाना शुरू करती। वे सारी मान मनावन, सारी मीठी झिड़कियां वहीं खत्म हो गईं। एक बार घर से निकली तो दोबारा बुलाई भी नहीं गई। कौन बड़ी दूर शादी हुई थी, 4 घंटे का सफर था, वह भी बैलगाड़ी से। अब तो कितने दुपहिया 4 पहिया सब चल गए, लेकिन कभी किसी ने खोज खबर नहीं ली आज तक। माँ कितना प्यार करती थी। मैं गुस्से में भूखी सो जाती तो रात में मेरा पेट टटोल कर देखती। उसने सुनी तो होगी ना मेरी व्यथा कथा। कैसे शांत रह पाई होगी। शायद उसने भी अपनी सोच को समाज के अनुसार ढाल लिया होगा, लेकिन मैं तो उसका अंश थी। मेरे विषय में वह गलत धारणा कैसे बना पाई होगी, और अगर बनाई होगी तो कितना कष्ट हुआ होगा उसे। शायद मुझसे अधिक उसे अपने आप से घृणा हुई होगी। इतना समझाने सिखाने के बाद भी लड़की संस्कारों से गिर गई। कितना घुट घुट कर रही होगी वह। लोगों के ताने सिर्फ सुनती होगी और जवाब भी नहीं ढूंढ पाती होगी। कभी कभी शिकायत भी होती है उससे। अपनी संतान के लिए क्या क्या नहीं करता मनुष्य। क्यों नहीं किसी रात चोरी चुपके से आ गई वह मेरे पास। मारती मुझे, चिल्लाती, कोसती, लेकिन समझना तो चाहती मुझे। लेकिन फिर खुद को ही समझाती हूं, थी तो वह भी मेरी तरह औरत ही, और इस समाज में औरत मनुष्य कहाँ होती है। पता है, बहुत खुश थी मैं यह सुनकर कि मेरी शादी होगी अब। गांव में शादी होती थी तो खूब मिठाई बनती थी, ढेरों रिश्तेदार आते थे, शामियाना डाला जाता था। वह सब अब मेरे घर में भी होगा। मेरे ससुराल से भी जेवर आएंगे। सावित्री को कितना तैयार किया गया था, मुझे भी तैयार किया जाएगा। जेवर पहनूंगी, पियरी पहनूंगी, गाना होगा। सब कुछ सोच सोच कर खुश हो रही थी। गेहूं बीनने, धान कूटने, चूरा कूटने के लिए मेरे घर में अब गांव भर की बहू बेटियां इकट्ठी होने लगी थी। खूब हंसी मजाक होता था, गाने होते, मैं भी उनके साथ गाने लगती। सब खूब हंसती और बड़की अम्मा दौड़कर मेरे मुंह पर हाथ रख देती। अरे पगलिया, गांव भर में हंसी करवाएगी का? रिश्ते की भाभियां चुटकी काट कर कहती, अब जाई के अमीन साहब को सुनाना अपना गीत। मुझे उन पर खूब गुस्सा आता। अपना तो सब खूब हंस रही हैं, गा रही हैं, और मैं जरा सा वही काम करती हूं तो सब मुझ पर गुस्साने लगते हैं। अब तो दादी भी मेरे पक्ष में नहीं बोलती। लेकिन एक बात मुझे नहीं समझ में आती थी, इतनी खुशी के माहौल में भी माँ, दादी और अक्सर बड़की अम्मा भी अपनी आंखें क्यों पोंछती रहती हैं। वह दिन भी आ गया जब मुझे तैयार किया गया। गांव की लड़कियों और बहुओं को जितना ज्ञान था उस हिसाब से पूर्ण श्रृंगार किया गया। पहले तो खुशी हुई, लेकिन जब रात भर घूंघट डाल के जाने क्या क्या करना पड़ा, और उस पर नाउन थी कि जरा सा सिर उठाओ तो फिर से धंसा देती थी, तब बहुत गुस्सा आ रहा था। उफ, गर्दन में दर्द होने लगा था। बड़ी अम्मा का डर ना होता तो मैं उसे धक्का दे देती। जब सवेरा हुआ तब जाकर छुट्टी मिली। दूल्हे की खूब बड़ाई हो रही थी। लड़कियां और औरतें सब दूल्हे से खूब मजाक कर रही थी। ई बताएं मेहमान, आप तो इतना सुंदर हैं, बकिर ई आपके भाई इतना करिया कैसे हो गई? काले रंग पर ही तो सारी गोपियां निछावर थीं। आप सब भी तो हमसे ज्यादा हमारे भाई को ही निहार रही हैं। दूल्हे ने तुरंत जवाब दिया। हे भगवान, ई तो बड़ा तेज है। एक महिला का स्वर आया और कई खिलखिलाहटें मिल गईं उससे। एक दिन जनवासा रोकने के बाद तीसरे दिन विदाई हो गई। मेरे साथ कई बक्से जा रहे थे। मैं खुश थी कि अभी मुझे डोली में बैठाया जाएगा। कहार मुझे उठाकर दूसरे गांव में ले जाएंगे।
मैंने तो गांव के दूसरे टोलों के अलावा कुछ देखा ही नहीं था। आज घूमने को मिलेगा। माँ आई और मुझे पकड़कर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। उसे चुप कराने जो भी आया वही आंसू बहाता आया। इतनी रुलाई देखकर मुझे भी रोना आ गया। छोटे बच्चे भी तो माँ को रोता देखकर बिना कारण समझे रोने लगते हैं, बस उसी तरह। फिर मैं ससुराल आ गई, पता नहीं कैसे, लेकिन उसी दिन शायद मैं बड़ी हो गई। यहां भी वही भीड़ भाड़ थी जो मैं मायके में अभी छोड़कर आई थी, लेकिन यहां सब अपरिचित थे। वहां गांव के भी लोग अपने लगते थे, यहां घर के भी लोग पराये लग रहे थे। कौन रिश्तेदार है, कौन गांव का, कौन परिवार का, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। मैं घूंघट के अंदर से मशीन की तरह जो कहा जा रहा था वह सब कुछ करती चली जा रही थी। घूंघट खोलकर चेहरा देखने के बाद अलग अलग तरह की आवाजें आती। कोई कहता बढ़िया जोड़ है दूल्हा दुल्हन का, तो कोई आवाज आती ठीक तो भौजी भी हैं, लेकिन हमारे भैया जैसी नहीं है। अगली बार घूंघट उठता तो आवाज आती दुल्हनिया लड़का से 21 पड़ी, 19 नहीं। जितने लोग उतनी प्रतिक्रियाएं। इससे पहले मैं कभी डरी नहीं थी, आज मुझे इन सब लोगों से डर लगने लगा था। फिर शुरू हुआ मेरे जेवरों और बक्सों का जायजा। सीकड़ कितना हल्की बा, दुल्हन तुम्हारे बाप ऐसा सुनार पाए कहां से जो इतनी हल्की सीकड़ गढ़ दिया। सास की साड़ी तो ऐसन है जैसे परजौती। आंखों के आगे तो घूंघट का पर्दा था और कान में तरह तरह के तानों की आवाज। रात होते होते मैं रोने लगी। आज मैं सचमुच रोई थी। इसके पहले मैं यूं ही अपनी जिद मनवाने के लिए रोती थी। दुखी होकर कैसे रोया जाता है मुझे आज पता चला था, और इसके बाद तो सिलसिला बन गया। धीरे धीरे घर खाली होने लगा। घर में बचे लोग थे मेरे ससुर जो मेरे दादाजी से ज्यादा उम्र के थे, मेरी सास जो मेरे ससुर की दूसरी पत्नी थी और उनसे काफी छोटी थी। पहली पत्नी की बिना किसी संतान के मृत्यु हो गई थी। मेरे पति जिनको मैं बहुत दिनों बाद शक्ल से पहचान पाई, क्योंकि वे जब कमरे में आते थे तब कमरे की ढिबरी बुझ गई होती थी और सुबह उजाला होने से पहले वे बाहर चले गए होते थे। और मेरे देवर जो चूंकि मेरे पति से उम्र में छोटे थे इसलिए रिश्ता देवर का था, परंतु थे वे मुझसे बड़े ही। ससुर मेरे बीमार ही थे, उनकी पूरी सेवा मेरी सास को करनी होती थी। लेकिन अचानक सास भी बीमार पड़ गईं। सास के रहते मुझे काम भले ही करने पड़ते थे, लेकिन जिम्मेदारी कुछ खास नहीं थी मेरे ऊपर। लेकिन उनके बीमार पड़ने के साथ ही काम तो दोगुना बढ़ा ही, जिम्मेदारियां भी आ गईं। अम्मा जी को फालिस का अटैक पड़ा था, वे पूरी तरह बिस्तर पर पड़ गई थी। पिताजी तो पहले ही भीषण अस्थमा के कारण अपना ही काम बड़ी मुश्किल से कर पाते थे। मैंने 3 महीने तक अम्मा जी की भरपूर सेवा की, लेकिन उनका खाना छूटता चला गया और एक दिन वे शरीर भी छोड़ गईं। पति से अब मेरा भी परिचय बढ़ चुका था। मेरी झिझक भी उनसे खुल चुकी थी, क्योंकि इधर कुछ भी अम्मा जी के माध्यम से न कहलाकर स्वयं कहना होता था। अम्मा जी के जाने के बाद ही मुझे पता चला कि मुझ में कोई जीव पलने लगा है। पेट पर नजर डालते हुए चाची ने पूछा था महीने के बारे में, और उन्होंने ही पति को सूचना दी थी, हंसकर यह कहते हुए कि बाप बनने की तैयारी करो। अब तो याद भी नहीं कि उस समय कोई खुशी या उत्साह हुआ भी था या नहीं, लेकिन यह याद है कि सारिका हुई तो मुझे जो खुशी मिली वह मेरी जिंदगी की पहली खुशी थी। याद तो ऐसा ही आ रहा है कि शायद आखिरी भी थी। कितनी सुंदर थी वह, गोल भरा सा मुंह, बड़ी सी काली काली आंखें, घुंघराले बाल। मैं मुग्ध हो गई थी अपनी ही कृति पर। मुझे जीवन में खुश रहने का सहारा मिल गया था। मैं उसी को सोचती, उसी को जीती। मुझे नहीं पता मेरे पति भी खुश थे या नहीं, लेकिन कभी कभी सारिका अकेले पड़ी होती
तो उसे बड़े प्यार से निहार रहे होते, और मैं पहुंच जाती तो यूं आंखें चुराने लगते जैसे कोई गलत काम कर रहे हों। मुझे हंसी आ जाती और मैं मुस्कुराती हुई कहती, काहे, अपनी बिटिया का खिलाई कौनो चोरी है का? और वे मुस्कुराकर बाहर चले जाते। लेकिन एक दिन उन्होंने अपने भाव व्यक्त किए। सुनो, मेरे साहब की एक ही बिटिया है, उन्होंने उसे खूब पढ़ाया लिखाया है और सारी खुशी दी है। हम अपनी बिटिया को भी ऐसा ही बनाएंगे। मैंने चूल्हे में पड़ी रोटी को निकालने से अपना हाथ रोक लिया। इनका मुंह देखते हुए आश्चर्य से बोली, सच्ची? हाँ। बकीर, अपने इतना पैसा कहाँ है? तो क्या हुआ, हम तो हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद को बदलना होगा। हमें? हाँ, तुम ही तो सबसे अधिक उसके साथ रहोगी। कहा जाता है बच्चा माँ का दर्पण होता है। हमें ये सब बड़ी बड़ी बात नहीं मालूम, तो तुम उसे कैसे बताओगी? यह तो मेरे लिए जटिल प्रश्न था। मैं कैसे बताऊंगी? सच में मुझे तो कुछ भी पता नहीं, मैं कैसे बताऊंगी? लेकिन एक ही पल पहले कितनी खुशी हुई थी यह सुनकर कि मेरी बिटिया भी लड़कों के साथ पढ़ेगी। मैं कितना चाहती थी कि भैया के साथ मैं भी झोला लेकर स्कूल जाऊं, लेकिन बड़के बाबूजी नहीं जाने दिए। बड़के बाबूजी सभी लड़कियों के लिए यही कहते थे कि पढ़ लिख कर कौन कलेक्टर बनना है, आखिर तो शादी ब्याह ही करनी है। वैसे शादी ब्याह तो भैया का भी हुआ और कलेक्टर तो वे भी नहीं बने। लेकिन मैंने अपने मन को मारकर यह बात समझ ली थी कि लड़कियां स्कूल नहीं जाती, मगर मेरी लड़की मेरी तरह मन मारकर नहीं रहेगी। यह बात मुझे कितना खुश कर रही थी यह मैं बता नहीं सकती, किंतु अगले ही पल यह बात उदास कर गई मुझे कि मैं तो इस काबिल ही नहीं। तुमने पढ़ाई क्यों नहीं की अपने मायके में? उन्होंने पूछा। मैं उनका मुंह देखने लगी। आज ये कैसे कठिन कठिन प्रश्न पूछ रहे हैं? जो पूछते हैं उसी का उत्तर नहीं होता मेरे पास। हम पढ़ाएं तो पढ़ोगी तुम? यह था उनका अगला प्रश्न, लेकिन यह उतना कठिन नहीं था। इस उम्र में पढ़ें तो कुछ अइबो करेगा? मैंने आश्चर्य से पूछा। क्यों नहीं, तुम चाहोगी तो सब आएगा। बात सिर्फ मेरी होती तो मैं शायद ना नुकुर करती, लेकिन इसका संबंध मेरी एकमात्र खुशी से था, जिसके लिए मैंने अभी अभी बड़ा प्यारा सा सपना देखा था। वह सपना इतना खूबसूरत था कि उसकी सत्य परिणति के लिए कुछ भी किया जा सकता था। लेकिन आप कब पढ़ाएंगे हमें? दिन भर तो आप नौकरी पर रहते हैं, रात में तो घर पर रहते हैं। मैं कुछ नहीं बोली, बस फिर से चूल्हे की लकड़ी खिसकाने में लग गई। लेकिन कुछ कहने की जरूरत भी नहीं थी, उन्हें मेरी मौन स्वीकृति मिल चुकी थी। रात में वे मुझे जो कुछ पढ़ाते, मैं पूरे दिन में जब जब समय मिलता उसका अभ्यास करती। मुझे लिखना पढ़ना 6 महीने में ही आ गया। सारिका मेरी पढ़ाई के साथ साथ ही बढ़ रही थी। ये मुझे किताबें लाकर देते और मैं काम से समय मिलते ही उन्हें आत्मसात करने लगती, इस भावना के साथ कि जल्द ही मुझे सारिका में यह सब डाल देना है। उस दिन ये अभी लौटे नहीं थे, गांव में वसूली का काम था। अक्सर देर हो ही जाती थी। सारिका सो गई थी और मैं सारिका के बगल में बैठी किताब पढ़ रही थी। दरवाजा खुला ही था। सामने से देवर जी ने प्रवेश किया। मैं उन्हें देखकर खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, भैया नहीं आएंगे आज। जौने गांव में उसूली करे गए थे वहां रिश्तेदारी है, तो सब जने रोक लिए। एक आदमी आए रहा खबर लेके। मैं बिना कुछ बोले सिर का पल्ला संभालती रही, जिसका अर्थ था मैंने सुन लिया। मैं उनसे अधिक बात नहीं करती थी। अपनी बात कह लेने के बाद उन्हें चले जाना चाहिए था, लेकिन वे पास की कुर्सी पर बैठ गए। मैंने कनखियों से उन्हें देखा। वे एकटक मुझे देख रहे थे। नारी में नियत पहचानने की जो एक इंद्रिय होती है, वहां कुछ कंपन हुई। इस क्रिया के साथ जो एक प्रतिक्रिया होती है स्थिति को समझदारी से संभाल लेने की, मैं उसी कोशिश में काम याद आने के बहाने बाहर निकलने लगी। लेकिन इतने में कुंवर जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा पूरा शरीर झंझना उठा।
मैंने उन पर नजर डाली तो एक बेशर्म हंसी के साथ वे मुझे देख रहे थे। एक झटके में अपना हाथ छुड़ाते हुए मैं दूर जा खड़ी हुई और कांपती आवाज में चिल्ला उठी, होश में नहीं है का कुंवर जी? वे अभी भी उसी तरह मुस्कुरा रहे थे। इतना चिल्लाओ ना, बाबूजी दुआरे पर हैं, आवाज ना ही पहुंची। यह कहकर वे कुर्सी से उठे और उनके कदम मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैंने बिस्तर के पास पड़ी हंसिया उठा ली। आगे न बढ़िए कुंवर जी, हम गर्दन अलग कई देव, औरत के इज्जत पे आ जाए तो कुछ कही सकत है। ई बात धमकी न समझिए कुंवर जी। मेरे अंदर इतनी शक्ति न जाने कहां से आ गई थी। मैं जान लेने और देने दोनों को तैयार थी। कुंवर जी समझ चुके थे कि बात सिर्फ धमकी तक सीमित नहीं थी। अगले क्षण ही कही गई बातें सच हो सकती थी। वासना तो अपने आप में सबसे बड़ी कायरता होती है। ऐसी कायरता रखने वाला आगे बढ़ने की हिम्मत कैसे कर सकता था? वे बाहर निकल गए। उनके निकलते ही मैंने दौड़कर दरवाजा बंद किया, कुंडी सिटकनी सब लगा दी। देखा तो सारिका चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। मैंने दौड़कर उसे उठाया और सीने से लगाकर खुद भी रोने लगी। मेरी सारी शक्ति जैसे निचुड़ गई थी। मैं कांप रही थी। मेरे रोने का वेग रात भर कम न हुआ। सारिका मेरी गोदी पाकर सो गई थी। थोड़ी थोड़ी देर में कुंवर जी की कुटिल हंसी वाला चेहरा सामने आ जाता और मेरे आंसुओं में ज्वार आ जाता। पता नहीं कितनी देर बाद दरवाजा खटका। मैं फिर से भीतर तक कांप गई। सारिका को मैंने जोर से चिपका लिया। बाहर से आवाज आई, सारिका। ओह, यह आवाज तो इनकी थी। मैंने सारिका को जहां का तहां छोड़ा और दौड़कर दरवाजा खोलते ही इनसे लिपटकर फिर उसी वेग से रोने लगी। ये कुछ भी समझने में असमर्थ थे। मेरी ऐसी स्थिति इन्होंने इसके पहले कभी भी नहीं देखी थी। इन्होंने मुझे थामे हुए ही दरवाजा धीरे से लगाया और एक मजबूत रक्षक की तरह मेरे शरीर के गिर्द अपने हाथों के घेरे का कवच बना दिया। मेरा डर अब धीरे धीरे कम हो रहा था। इन्होंने मुझे धीरे से बिस्तर पर बिठाया और आंसू पोंछते हुए बोले, पहले तुम शांत हो जाओ, फिर बताओ कि हुआ क्या। मेरी हिचकियां बंध गई थीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे अपने पति को उनके ही भाई की पशुता बताऊं। ये क्या सोचेंगे? अगर इन्हें ज्यादा क्रोध आ गया तो तब तो अनर्थ हो जाएगा। जो बात रात के अंधेरे में दब गई वह पूरे गांव में फैल जाएगी। 4 लोग कुंवर जी को गलत कहेंगे तो 4 लोग मुझे भी कहेंगे। कुंवर जी के ऊपर 4 लोगों की सच्चाई का उतना दाग नहीं लगेगा जितना मेरे ऊपर एक झूठे आरोप का। मैं क्या करूं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। ये बार बार एक ही प्रश्न कर रहे थे, हुआ क्या, कुछ पता तो चले। मैंने बिलखते हुए कहा, देखें, जो भी बताएं उस पर आपा ना खोआ जाए। बताओ तो पहले, इन्होंने धैर्य के साथ कहा। मैंने अपनी बात कहनी चाही, लेकिन उसके पहले ही फिर आंसू उमड़ पड़े। हम कैसे बताएं, हमारे मुंह से ना ही निकल। इस वाक्य के पूरा होते ही इनके चेहरे की रंगत बदल गई। कल छोटे आए थे क्या? इन्होंने मेरी तरफ चिंता के साथ देखते हुए कहा। इस वाक्य को इनके मुंह से सुनते ही मैं इनका हाथ पकड़कर बिलखने लगी। हां का शब्द मेरे मुंह से निकल ही नहीं रहा था। गांव भर से सुनते थे हम, लेकिन ये नहीं जानते थे कि घर में भी यह आदमी नीचता दिखा देगा। यह कहते हुए इन्होंने मुझसे हाथ छुड़ा लिया। इससे पहले कि ये आगे बढ़े, मैं दौड़कर दरवाजे के पास गई और कुंडी लगाकर दरवाजे से लगकर खड़ी हो गई। ना ना, बाहर न जाएं आप, हमारी क्रिया है। यह कहते हुए मैंने इनके पैर पकड़ लिए। देखें, अबहीं तो कुछ नहीं हुआ। कुंवर जी कुछ नहीं कर पाए। ऊ देखी, ऊ हंसिया है ना, उहे उठा लिए थे हम। कुंवर जी आगे ना ही बढ़ पाए। बाकिर अब आप बाहर जाई के रिसियाएंगे ता गांव भर में ऊ बात फैल जाएगी जो हुई ही नहीं। गांव के मनई मेहरारून की लीला तो आप जानबे करते हैं। तनी हमारी इज्जत का सोचें सारिका के पापा। आवेग के साथ कही जा रही मेरी बात उनकी समझ में आ गई थी।
इन्होंने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और सारिका के बगल में जाकर लेट गए। सोचती हूं कि क्या जरूरत थी इतना डरने की दुनिया से। तब कहाँ पता था कि औरत कितना भी संभल कर जिए, किसी भी घटना का दोष औरत पर ही आता है। लंका के युद्ध का कारण भी औरत बताई जाती है और कुरुक्षेत्र के युद्ध का भी। फिर क्यों इतना फूंक फूंक कर कदम रखना? लेकिन तब भवितव्यता का पता भी तो नहीं था। इन्होंने कुंवर जी से क्या कहा मुझे नहीं पता, लेकिन कुंवर जी अब खाने के लिए भी अंदर नहीं आते थे। कुंवर जी को ईश्वर की तरफ से पहले ही काला रंग, मोटी नाक, छोटी छोटी आंखें मिली थी। उस पर सुर्ती से भरा उनका गंधाता मुंह। स्वभाव कुंवर जी ने अपनी सूरत से भी अधिक खराब बना लिया था। जब मेरे पति ने पढ़ाई की तब कुंवर जी ने गांव के बिगड़ैल लड़कों के साथ आवारगी की। इन्हें जब तक नौकरी मिली कुंवर जी तब तक भांग, गांजा, ताड़ी लेने के आदी हो गए थे। उनके चरित्र के विषय में खबर कान में पड़ चुकी थी, लेकिन गांव में तो बिना आग के ही धुआं होने लगता है। यह सोचकर मैं इस बात पर ध्यान नहीं देती थी। यह घटना कुछ दिनों तक मेरे दिमाग से नहीं उतरी, लेकिन इन्होंने अपने मौन स्नेह से धीरे धीरे मुझे सामान्य कर दिया। मैं अपनी सारिका में रम गई। अब तो मैं जोड़ जोड़ कर अंग्रेजी भी पढ़ लेती थी तो सारिका अभी 2.5 ही साल की, लेकिन अपनी तोतली भाषा में खूब बातें करने लगी थी। उस दिन शाम को जब मैंने उससे दूध पीने को कहा तो वह बोली, पापा हाथ से पीना है। उसकी बोली के साथ साथ ही मेरी ढेर सारी ममता उमड़ पड़ी। मैंने उसे चूमते हुए कहा, पापा तो रात में आएंगे। उसने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, जल्दी आएंगे। वह रोज अपने पापा के जाते समय उनसे जल्दी आने का वादा लेती थी और उसके पापा अपना वादा निभाने की कोशिश भी करते थे। अब वे जितनी जल्दी हो सकता अपनी बिटिया के पास आ जाते थे। आज वे पास के ही गांव गए थे। मुझे बोला भी था कि जल्दी आ जाएंगे, इसीलिए मैंने सारिका को दूध पीने के लिए अधिक बार नहीं कहा और प्यार से उसके गाल सहलाकर दूध रखने चली गई। इन्हें जल्दी आना था, इस हिसाब से कुछ खाना बनाने की तैयारी कर ही रही थी, तभी बाहर से शोर सुनाई दिया। मैं ड्योढ़ी तक आई, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। ओसारे में बाबूजी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वे अब पूरी तरह से दूसरे पर आश्रित हो चुके थे। सब लोग शोर के साथ भाग गए थे और वे अकेले चिल्ला रहे थे। मैंने घूंघट खींचा और ओसारे की चौखट पर पहुंचकर धीमे से बोली, का भवा बाबूजी? बाबूजी कुछ चिल्लाते हुए बोले, कुछ नहीं, सब ऐसे कहा थे, कौनो और हुई। अरे भगवान इतना निर्दयी नहीं है, वो हमरे बुढ़ापा में हम पर ऐसन पहाड़ नहीं गिरे हैं। बाबूजी की सांत्वना से मैं अंदर तक सिहर गई। क्या कह रहे हैं बाबूजी? क्या सारिका के पापा को कुछ? मेरा स्वयं पर से नियंत्रण छूटने लगा। मैं ओसारा पार करके दालान में पहुंच गई। गाय भैंस की मड़ैया के पास एक लड़का खड़ा था। मैंने उससे पूछा, का भारी किसना? सब कहा थे कि बड़का भैया का डकैत गोली मार दीन है, और मैं अपनी सुध बुध खो बैठी। ससुराल में आने के बाद कभी कभी ओसारे में बाबूजी को खाना देने आती थी, वह भी तब जब ये नहीं होते थे। वह मेरी आखिरी सीमा रेखा थी, लेकिन आज मुझे अपनी कोई भी सीमा रेखा याद नहीं थी। मैं नंगे पैर ही उधर दौड़ पड़ी जहां से गांव भर की आवाजें आ रही थीं। गांव में मुझे देखा बहुत कम लोगों ने था, इसलिए मुझे कोई पहचानता तो नहीं था, लेकिन मेरी दशा देखकर शायद जान सब गए थे कि मैं उस व्यक्ति की पत्नी ही हूं जो वहां पर खून से नहाया पड़ा हुआ है। मैं कंकड़ पत्थर रौंदती भागी चली जा रही थी, वहां जहां भीड़ इकट्ठा थी। मैं उस जगह पर आकर ठिठकी, ईश्वर से प्रार्थना की कि कोई और शख्स दिखे मुझे इस भीड़ के पार, वह नहीं जिसे देखने मैं यहां आई हूं। भीड़ खुद रास्ता देती गई। उस छोटे से कठिन रास्ते के बाद मैंने जो देखा, उसके बाद मुझे लगा कि मेरा कलेजा अभी बाहर आ जाएगा। चेहरा साफ शांत पड़ा था और शरीर पूरा कत्थई हुआ जा रहा था। खून बहकर जमने लगा था।
मुझे इतना याद है कि मैं चिल्लाई थी, सारिका के पापा। इसके बाद याद नहीं। शायद इस चीख के बाद मैं बेहोश होकर उनके शरीर पर गिर गई थी। जब आंख खुली तो देखा गांव भर की ढेर सारी औरतें मेरे इर्द गिर्द इकट्ठा थीं। सब चेहरे ही चेहरे थे, नाम कोई नहीं था। मैं हड़बड़ाकर बाहर की तरफ भागी। वहां उनका शरीर रखा हुआ था। पता नहीं कितनी देर बेहोश रह गई थी मैं कि अब तक शरीर धो पोंछ कर साफ किया जा चुका था। शांत सफेद चादर में लिपटे सोए हुए थे ये। बाबूजी सिर पर हाथ रखे आंसू वाले चेहरे के साथ वहीं बैठे थे और कुंवर जी बाहर की तरफ किसी को कुछ समझा रहे थे। मैंने इनको देखा, इनके नजदीक गई और कहा, उठेंगे नहीं अब? और फिर से अचेत हो गई। इस बार आंख खुली तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर थी। कुछ दवाएं मेरी नसों से होकर शरीर तक जा रही थीं। सामने की बेंच पर मायके से आए बड़का बाबूजी और पिताजी बैठे थे। मायके में मैं पिताजी से ज्यादा बड़का बाबूजी की दुलारी थी। उन्हें देखकर फिर से सारा दुख आंखों में आ गया। बड़का बाबूजी हमें ले चला। बाबूजी हम यहाँ ना ही रह। देखा तो बड़का बाबूजी तो स्थिर बैठे थे, लेकिन पिताजी अंगोछा मुंह पर रखकर कमरे से बाहर निकल गए थे। बड़का बाबूजी समझाते हुए भरे गले से बोले, बिटिया, हम लोग कौनो बहुत बड़ा पाप किए थे जो ई दिन देखे को मिला। बाकिर का करें, किस्मत तो बदल नहीं सकते हम तुम्हारी। अब तक पिताजी अंदर आ चुके थे। मैंने बिलख कर कहा, जौनो कुछ हो बड़का बाबूजी, हमें अपने साथ ले चलो। हम सबका कपड़ा बर्तन करके गुजारा कर लेंगे। भाभी लोगों का उतरा पहन लेंगे, उनका जूठन जाठन खा लेंगे। बाकिर यहाँ न रह पाएंगे हम बड़का बाबूजी। बड़का बाबूजी ने हमारे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बिटिया, जहां ब्याह होकर जाए वह घर की ऊ रानी होती है। मईका कितनो अमीर होए, शादी के बाद मेहरारू की इज्जत मईका मां नहीं रहत। धीरज धरो बिटिया, समय सब घाव भरता है। बड़का बाबूजी बड़े धैर्य के साथ हमें समझा रहे थे, लेकिन पिताजी अधीर हुए जा रहे थे। कुछ दिन खातिर लिए चलो भैया, थोड़ा संभर जाएगी तब ले आएंगे। कौनो मेहरारू भी नहीं घर में, कैसे बात बतियाएगी। वहां घर पर अपनी अम्मा से सुख दुख कहेगी तो थोड़ा दिन में शायद संभरे। बड़का बाबूजी ने पिताजी का हाथ दबाकर थोड़ा शांत रहने का इशारा करते हुए कहा, हर काम में जल्दबाजी ठीक नहीं विशेषर, थोड़ा दिमाग से काम लो और बिटिया को भी समझाओ। ऐसे अधीर हुई हो तो बिटिया का समझाइयो। हमें कुछ ना समझाओ बड़का बाबूजी, बस हमारी हालत समझो। यहाँ भूत जैसे हम नहीं रह पाएंगे। और बाबूजी, कुंवर साहब कौनो बहुत अच्छे आदमी नहीं है। हमका सारिका के पिता के बिना यहाँ कुंवर जी के साथ अकेले ना छोड़ो। बाबूजी, हम आपको का बताएं बाबूजी। लेकिन कुंवर साहब ठीक नियत के मनई नहीं है, हमें उनके साथ अकेले मत छोड़ो। यह बात सुनकर पिताजी तो सिहर गए, लेकिन मुझे बहुत दुलार करने वाले बड़का बाबूजी वैसे ही स्थिर चित्त रहे। अरे बिटिया, लड़कपन में कभी कुछ हंसी मजाक कर लिया हो, यही का ई मतलब तो नहीं कि अब हमेशा ही कुछ करी हैं। लइका बाला है, कबो कबो कुछ मन यहर वहर हो जाए तो उसे हमेशा के लिए छवि नहीं बना लेना चाहिए। पड़ोस में जो चचिया सास रहती हैं तुम्हारी, हम उनसे बात कर लेंगे, तुम परेशान न हो, वो रखेंगी तुम्हारा ख्याल। मेरे रोने बिलखने का कोई असर नहीं पड़ा। मुझे सब छोड़कर चले गए। घर में हमेशा से बड़का बाबूजी की चली थी। पिताजी कभी उनके खिलाफ नहीं गए, इस बार भी नहीं। अब मुझे सारिका का होश आया था। मुझे बताया गया कि मैं 3 दिन से बेहोश थी। ससुर जी पुत्र शोक नहीं सहन कर पाए थे और पुत्र के साथ ही अपनी अंतिम यात्रा तय कर ली थी। मैं सोचती रहती कि मैं क्यों नहीं मरी। उनकी आत्मा क्या सोच रही होगी मुझे देखकर कि मुझे अपना जीवन कितना प्यारा है, मैं कितनी स्वार्थी हूं। यह ख्याल आता और मैं फिर बिलखने लगती। घर धीरे धीरे खाली हो गया। मैं रात रात भर जगती रहती,
मुझे सन्नाटे से बहुत भय लगता। घर में अब सन्नाटे के अलावा सिर्फ कुंवर जी थे, जिनसे मुझे सन्नाटे से भी ज्यादा भय लगता था। दो डरावनी चीजों में मुझे जब एक को चुनना हुआ तो मैंने सन्नाटे को ही चुना। लेकिन मेरे चुनने न चुनने से क्या होता था? दुर्भाग्य ने तो अपने सारे भयानक तमाशे दिखाने के लिए मुझे ही चुना था ना। सारिका सो रही थी। मैं बगल में लेटी उसे थपकी देते हुए आंसू बहा रही थी। अचानक कमरे में कुछ आहट हुई। मैंने सर उठाया तो देखा वही व्यक्ति खड़ा है जिसके लिए मैं सशंकित थी। मैं उन्हें देखते ही कांप गई। मुझे उनकी पशुता की पराकाष्ठा की कल्पना नहीं करनी थी। उस पशुता की हकीकत की एक झलक मिल चुकी थी मुझे। मैं बिस्तर से खड़ी हो गई और गिड़गिड़ाते हुए बोली, हमसे ना ही कुंवर जी तो दुनिया से डरो, दुनिया के भी डर ना ही तो भगवान से डरो। अपने भैया के धरोहर पे नियत खराब करिए तो भगवान क्षमा ना ही करिए। इतना बड़ा पाप ना करें। अहमें पाप की कौन बात है? ये तो बहुत दिन से होता आवा है। बड़े भाई के मरे के बाद अगर छोटे भाई का ब्याह न भवा होए तो उम्र भर विधवा होए के जिए के जगह छोटे से ब्याह हो जात है। लेकिन जब हम चाही तब ना। हमारी जिंदगी आपके भैया से जुड़ी थी। बस अब हमारे एक बिटिया है, हम इसी के साथ अपनी जिंदगी बिता देंगे। लेकिन ई पाप ना करें कुंवर जी, यह बिटिया पर दया करें। हाँ तो बिटिया की जिंदगी के बारे में भी तो सोचो। कैसे पार करियो यह बिटिया की जिंदगी? जब हम सहारा देंगे तबे ना। तो हम इतना सतजुगी नहीं है कि बिना कौनो कीमत के सबका पार लगाएं। राक्षसों के सचमुच 10 सिर या सींग या कोई भयानक आकृति नहीं होती होगी। मुझे पता चल गया था कि ऐसे ही राक्षस होते होंगे जो दिखने में बिल्कुल इंसान ही लगते होंगे। हम आज जाते हैं, तुम सोच समझ लो, कहकर वह राक्षस चला गया। मैं क्या करूं? मेरे सामने बस अब एक शरण स्थली थी, गांव के पास बहने वाली नदी। मेरे बाद सारिका का क्या होगा? इस आदमी की नीचता की कोई सीमा नहीं है। यह पता नहीं मेरी बच्ची के साथ क्या करे। यह सोचकर मैंने सारिका को गोद में उठाया और नदी की तरफ चलने को तैयार हो गई। दरवाजे की तरफ बढ़ने के साथ ही मैं मेज से टकराई और उस पर से एक किताब गिरकर मेरे सामने आ गई। उसके सामने आते ही मेरी आंखों के सामने सारिका के पापा का चेहरा आ गया और याद आ गया सारिका के लिए देखा गया उनका स्वप्न। मैं यह क्या करने जा रही हूं? उनके सपने का मूल ही खत्म करने। मैंने सारिका को कसकर सीने से लगा लिया। वह जाग गई थी और ध्यान से मेरी तरफ देख रही थी। वह क्या जाने कि उसका वर्तमान उसके भविष्य के साथ कैसा खिलवाड़ कर रहा है। उसे जब कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे आंसू पोंछते हुए बोली, तोत लग गई मम्मी? नहीं बेटा, कहकर मैंने उसे कंधे से लगा लिया। उसे क्या बताऊं, किस्मत ने कैसी चोट दी है हम दोनों को। अब मैं क्या करूं? कैसे इस नन्ही सी जान को मार दूं? और अगर अकेली मर जाऊं तो यह तो वैसे भी मर जाएगी। मैं पीछे के रास्ते निकली और पड़ोस का पिछला दरवाजा खटखटाने लगी। गांव के लिए उस समय आधी रात का समय था। एक अधेड़ उम्र की महिला ने दरवाजा खोला। ये वही चाची जी थी जिनका जिक्र बड़का बाबूजी ने किया था। मैंने उन्हें देखते ही सारिका को उनके पैरों पर रख दिया। चाची जी, एकर जिंदगी बचाई लें। का भवा, हमरे इज्जती पे आई गए है चाची जी। कुंवर जी हमें बर्बाद करे चाहत हैं। हमसे ई पाप ना ही होई। हम तो मरने को भी तैयार हैं चाची जी, लेकिन का करें, यही का कहाँ ले जाएं? हमें अपने घर में एक कोना भर जगह दे दें। आपके यहाँ मजूरी करके हम आपन और यह बिटिया के पेट पाले लेंगे। एकर जिंदगी बन जाए फिर हम कहूँ कुआं इनार ले लेंगे। कहते हुए मैंने उनके पैर पकड़ लिए थे। लेकिन जिस पर दीन दयालु ईश्वर को दया नहीं आई, उस पर भला सामान्य मनुष्य को दया क्यों आती? चाची जी ने मुझे बड़े प्यार से समझा दिया था। देखो दुल्हन, ये पट्टीदार का मामला है। कल को पूरा गांव कहेगा
कि हम तोहरे आदमी की जमीन के खातिर तुम्हें अपने घर में रखे हैं। तुम्हारे देवर से बिना मतलब दुश्मनी हुई चाहिए हम लोगन की। भलाई यही में है कि तुम घर की बात घर में सुलझाई ले। मेरे लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। मैं पीछे के ही रास्ते से फिर आ गई। आंगन में पहुंची तो सामने ही कुंवर जी खड़े थे। आंखें लाल थीं, जो बता रही थी कि शराब की कई बोतलें खाली हो चुकी हैं। उन्होंने मेरी बांह पकड़ते हुए मुझे घसीटा। हमरे साथ रहे मत, तोर इज्जत जात है। आधी रात में दूसरे के घरे मुंह मारत तोर इज्जत ना ही जात है। उन्होंने सारिका को एक कमरे में बंद कर दिया। वह चीखती रही। जिस आदमी पर छोटी सी बच्ची की चीखों का असर नहीं हुआ, उस पर मेरी छटपटाहट का क्या असर होता भला। सुना है औरत की छटपटाहट ऐसे समय में उत्तेजित ही करती है। ऐसा नहीं था कि मैं सब सामान्य रूप से सह गई थी। बहुत विरोध किया, बहुत छटपटाई, लेकिन क्या तड़पती मछली को देखकर खाने वालों को उस पर दया आती है। उन्हें तो बस उसके स्वाद से मतलब होता है, आत्म तृप्ति से। अपने ही शरीर से नफरत हो गई थी मुझे। एक एक अंग काट कर फेंक देने का मन होता था, लेकिन बस मन ही होता था, कर नहीं पाई कुछ भी। मैं जिस मानसिकता में पली थी, उसमें औरत मन के भी अतिक्रमण नहीं सह पाती, संवादों की भी सीमाएं नहीं लांघ पाती। तो बलात्कार का दर्द तो किसी भी औरत की पूरी जिंदगी में एक पल को भी कम नहीं होता। लेकिन मैंने रोज रोज बलात्कार सहा। मेरे घावों पर मरहम कौन लगाता? कोई सहलाने वाला नहीं था। सहलाना तो दूर, कोई उन घावों को देखने वाला नहीं था। वह शख्स जिसमें मैंने दानव देखा था, वह आता, कुचलता, अपनी कुंठाएं निकालता और फिर कभी वहीं बगल में निढाल पड़ जाता, कभी मुझ पर दया करके मुझे मेरी बच्ची के साथ छोड़ जाता। सबके लिए तो एक चटकारेदार खबर थी। अमीन के मेहरारू अपने देवरे पे बैठ गई। कैसे पिघले शीशे जैसा वाक्य था। वे चाची जी जिन्होंने एक रात का भी सहारा नहीं दिया था, उन्होंने कितने चाव से घोर कलजुग की यह गाथा पूरे गांव को सुनाई थी। अरे ऐसन जवानी आग लागे बहनी, मर्दे के मरे के सालों पूरा होए के इंतजार नाही किहिन। बियाह तो खाली नाम के लिए है। सुनी नहीं का सरिकवा का जोड़ा लगे के तैयारी है। मैं कैसे बताती, किसे बताती कि उन बलात्कारों को शादी का नाम देना तो मेरी मजबूरी थी। मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूं तो मैं क्या करती? मैं घर में कैसे बचकर रह सकती थी? सारिका आज छोटी थी, कल बड़ी होगी तो मैं क्या जवाब दूंगी? इसलिए शादी का नाम इस रिश्ते को देना मेरी मजबूरी थी। मैं किस रूप में विख्यात थी मुझे पता था, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था। समय बदल रहा था, लेकिन मेरी किस्मत नहीं बदल रही थी। शारीरिक शोषण और साथ में शारीरिक प्रताड़ना मेरी रोज की जिंदगी में शामिल हो चुके थे। सारिका पर मैं अपना सारा प्यार लुटा देना चाहती थी। वही संजीव मेरी कोख से जन्म लेने के बावजूद मेरे लिए सौतेला हो गया था। उसके साथ मैं उतना ही कर पाती थी जितना मेरा कर्तव्य होता था। भूख से बिलखते उस बच्चे को दूध पिलाने का मेरा मन नहीं होता था। मुझे लगता कि जिन नुचे घायल स्तनों का कारण इसका बाप है, उन स्तनों से इसकी भूख मैं शांत भी करूं तो क्यों? संजीव मुझे मेरी पीड़ा का जीता जागता चिन्ह लगता था, जिसे मुझे पालना भी था। कभी औरत का मन ऊपर हो जाता तो उस बदकिस्मत को देखकर बिलख बिलख रोती। वह बेचारा तो मां के होते हुए भी ममता विहीन था और पिता के होते हुए संबल विहीन, लेकिन सारिका का उसे खूब स्नेह मिलता था। वह व्यक्ति जो अब मेरा पति था, वह तो पता नहीं किस धातु से बना था। उसका स्नेह न मुझ पर था न संजीव पर, और सारिका पर तो सवाल ही नहीं था। उसे मतलब था सिर्फ अपनी जरूरतों से। सारिका बहुत कुशाग्र बुद्धि की थी, हर क्षेत्र में आगे। शुरू में उसे गांव के पास के एक स्कूल में डाला गया, फिर वो सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप पाने लगी। वह अपनी व्यवस्था खुद ही कर लेती थी।
बहुत छोटी उम्र में ही बड़ी हो गई थी वह। कहाँ पढ़ना है, क्या पढ़ना है, यह सब निर्णय और इंतजाम वह खुद ही कर लेती थी और साथ में संजीव की भी व्यवस्था बना लेती थी। संजीव के लिए माँ का दिल तो उसके पास ही था। मुझे सारिका से अवकाश मिला तो मैंने खुद को धर्म में व्यस्त कर लिया। दुखों से निपटने का शायद इससे सरल उपाय कोई नहीं है। सब कुछ सहना आदत बन जाता है और सहकर भी संतुष्टि बनी रहती है। सारिका अब 20 वर्ष की हो गई थी और संजीव 16 का। जीवन धीरे धीरे ऐसी नदी बन गया था जिसमें पत्थरों के पड़ने से भी हलचल नहीं होती थी। लेकिन अचानक फिर हलचल हुई जब सारिका कॉलेज से आई और मुझसे बिना कुछ बात किए ही जाकर अपने कमरे में लेट गई। मैंने उसे खाने के लिए बुलाया लेकिन वह नहीं आई। मैं खाना लेकर उसके कमरे में गई लेकिन वो नहीं उठी। मैंने लाड से उसे उठाना चाहा तो उसने मुंह फेर लिया। सारिका ऐसी थी ही नहीं, वह बहुत समझदार थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जल्द ही समझ में आ गया जब वह अचानक उठी और मुझसे पूछा, मेरे पापा कौन है माँ? क्या मतलब? मतलब तो तुम ही जानती हो शायद, उन सब बातों का मतलब जो तुम्हारे लिए होती हैं। ऐसी बातें सब क्यों करते हैं तुम्हारे लिए? सारिका ने मुझे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हुए कहा और मैं उस दृष्टि का सामना नहीं कर पाई। मैं दूसरे कमरे में जाकर फफक कर रोने लगी। मैं अपनी छोटी सी बेटी को इतनी बड़ी सच्चाई कैसे बताऊं? वो जवान कहां से लाऊं? मैं उसी कमरे में पड़ी रोती रही। रात होने पर सारिका आई और मेरे सिरहाने बैठ गई। मेरे आंसू पोंछते हुए वह बोली, मैंने तुमको बहुत दुखी कर दिया ना। मैं सबकी बातों में आ गई और तुमसे इस तरह की बात कर बैठी। मुझसे गलती हो गई माँ, अब मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी, बस एक बार मुझे माफ कर दो। कहकर वो मेरे सीने से लग गई और सुबकने लगी। मैंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटा, कुछ भी गलत नहीं किया तूने, मैंने ही बताने में देर कर दी। मैं हिम्मत नहीं कर पाती थी, क्या करूं? लेकिन अब आज ही बता दूं तो ठीक होगा, क्योंकि फिर पता नहीं दोबारा इतना साहस बटोर पाऊंगी कि नहीं। और इसके बाद मैंने रो रो कर किसी तरह सारिका को सब कुछ बता दिया। सारिका मेरे साथ रोती जा रही थी। कैसे तुमने इतना सब कुछ सह लिया माँ? तुम में कितनी ताकत है, कितना धैर्य है। सब कुछ मेरे लिए ही तो झेल गई ना तुम। खुद को पत्थर बना दिया तुमने। और मैं कैसी दुष्ट लड़की कि दुनिया के हर व्यक्ति की तरह तुम पर ही प्रश्न उठाया। मैं सारिका को समझाती रही, उसके आंसू पोंछती रही। तब तक सामने कुंवर जी प्रकट हो गए। ई कौन नौटंकी चलत बा? हम कहें कि आज इतनी देर हो गई, खाना काहे नहीं मिला? उन्होंने तेज गर्जना के साथ कहा और मैं खड़ी हो गई। सारिका ने खुद को संयत करते हुए कहा, माँ की तबीयत खराब है, इसलिए उन्होंने खाना नहीं बनाया। उन्होंने सारिका की तरफ मुड़ते हुए कहा, और तुम्हारी भी तबीयत खराब है का? दीदी माँ के पास बैठी थी। बीमारी में किसी की जरूरत भी पड़ती है। कुंवर जी के पीछे से आती हुई यह आवाज संजीव की थी। तुमसे पूछा हमने? कुंवर जी ने आंखें निकालते हुए संजीव से कहा, हम बता रहे हैं, ये दोनों बैठ के नौटंकी करेंगी और खाना जगदीशपुर से इनकी माई बनाने आएगी। मुझे बोलना पड़ गया। खाना हम बनाने जा रहे हैं, लेकिन लड़कन के आगे बोली अपनी सही सही रखा करो। बहुत जबान बढ़ गई है रे तोरी। हमरे पल पे खाती है, ऐस करती है और हमई से गुर्रात है। रुक, आज तोरी पीठ तोड़ दे, सब ठीक हो जाए। कहते हुए वे मेरी तरफ झपटे, लेकिन संजीव ने उनका हाथ बीच में ही कसकर पकड़ते हुए उन्हें पीछे ढकेल सा दिया। ऐसी हिम्मत अब मत कीजिएगा, वरना लोग तमाशा देखेंगे कि बेटे ने बाप पर हाथ उठा दिया। और खाने की धमकी मत दीजिए। एक एक कौर और एक एक दाने का 100 गुना ज्यादा दर्द आप उन्हें दे चुके हैं। आपने किया ही क्या है? सिर्फ मर्द होने की धौंस ही दी है ना उन्हें। शर्म आती है मुझे।
कि मैं आपका बेटा हूं। यह कुंवर साहब के वजूद पर चोट थी। संजीव के हाथ की पकड़ ढीली होते ही वे मुझ पर झपटे। मेरे बाल पकड़ते हुए पागल से होकर बोले, लड़के की धौंस दिखाती है साली। और बस संजीव ने पीछे से उनकी गर्दन पकड़कर उन्हें दीवार से चिपकाकर खड़ा कर दिया। कहा था ना, हाथ मत लगाइएगा। यह कहते हुए जैसे उसके गंभीर चेहरे पर खून सा उतर रहा हो। सारिका दौड़कर संजीव को पकड़ने गई तो उसने झटक दिया। मैं देख रही थी कि संजीव कुंवर साहब को घसीटता हुआ बाहर ले जा रहा था। घर से बाहर एक कमरा, जिसे कभी मड़हिला कहा जाता था, वहां ले जाकर बिस्तर पर उन्हें गिराते हुए संजीव बोला, फिर कभी मेरी मां पर हाथ उठाना तो दूर, उससे बात करने की भी कोशिश मत करना। मर्द होने का जो घमंड है उसे अपने पास रखो। मर्द होने का मतलब किसी औरत पर हाथ उठाना नहीं होता। मैं बताऊंगा तुम्हें कि क्या होता है मर्द होना। कभी कोई मेरी मां और बहन की आंख में आंसू नहीं ला सकता। यह होता है मर्द होना। उस कमरे को अपनी लक्ष्मण रेखा समझो। अगर जरूरत समझी गई तो खाना यहीं दे दिया जाएगा। संजीव की आंख से खून निकल आता शायद, अगर वह थोड़ी देर और बोलता। कुंवर जी उनमें से नहीं थे जो सक्षम से भिड़े। वे दबे हुए को दबाना जानते थे। और संजीव के तेवर कह रहे थे कि वह किसी से दबने वाला नहीं था। इसलिए कुंवर जी तुरंत बाहर निकल गए। संजीव सारिका के पास जाकर खड़ा हो गया और उसके आंसू पोंछते हुए उसके कंधे को धीरे से थपथपाया। सारिका उससे लिपट गई। संजीव उसे एक संरक्षक की तरह सहारा देता रहा। जब मैं सारिका को आप बीती बता रही थी तो संजीव ने सब सुन लिया था और उसके पिता के साथ उसके तेवर उसी का परिणाम थे। उसने सारिका को बैठाते हुए कहा, मैं हमेशा सोचता था कि हर घर में लड़कों को अधिक दुलार दिया जाता है। मेरी मां तो इतनी अच्छी है, फिर वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? आज मुझे सब समझ में आ गया। मां मुझसे प्यार कैसे कर सकती थी? यही कहां कम है कि वो मुझसे नफरत नहीं करती। कहते कहते उसका गला भराया। सारिका ने झट उसके मुंह पर हाथ रख दिया। अचानक हलचल मची। उस शख्स की सांसें तेज चलने लगी थी। मैंने सीना मलने की कोशिश की। 2-4 घर्राती सांसों के बाद सांस बंद हो गई। मैंने चादर उसके मुंह पर ओढ़ा दी। बाहर निकलकर संजीव को फोन लगाया। संजीव, मुखाग्नि देनी है। परेशान मत होना मां, आज तुम मुक्त हुई। मुक्त मैं उस दिन हो गई थी संजीव, जिस दिन तुम मेरी नफरत को नकारते हुए भी मेरे साथ खड़े हुए थे। आज तो वह आदमी मुक्त हुआ है। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।